नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। कुशीनगर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां कथित तानिर किलिंग के मामले ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। आरोप है कि पिता ने अपने दो बेटों के साथ मिलकर अपनी ही दो बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद पुलिस ने दोनों भाइयों को हिरासत में ले लिया है, जबकि आरोपी पिता फरार बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस खौफनाक वारदात की असली वजह क्या थी? क्या सिर्फ विवाद था या इसके पीछे छिपा था कोई और बड़ा राज? अब इस मामले पर क्या खुलासा किया एएसपी सिद्धार्थ वर्मा ने, सुनिए इस वीडियो में। जनपद कुशीनगर के थाना शिवरही के ग्राम तिपरा घाट देवनारायण टोला की एक घटना है, जहां पर राम प्रसाद साहनी, जिनकी उम्र 50 वर्ष है, इनके द्वारा अपने दोनों पुत्रों के साथ मिल करके अपनी दो पुत्रियों की डंडा मार करके हत्या कर दी गई है। इस संबंध में जब गहराई से आसपास के लोगों से पूछताछ की गई तो तथ्य प्रकाश में आया कि इनकी दोनों पुत्रियों का गाँव के ही दो युवक जो सुजाती हैं उनके साथ संबंध था, जिसको लेकर के इनके पिता द्वारा 3 बार अभियोग पंजीकृत कराया गया अलग अलग तिथियों में, जिसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए तीनों बार इन दोनों युवतियों की बरामदगी की गई है। इधर इन युवतियों की उन दोनों ही लड़कों से जिनसे उनके संबंध थे उनसे लगातार बातचीत की जाती रही थी। इस बात को लेकर के इनके घर में कई तो आपने सुन लिया एएसपी ने क्या कुछ कहा है इस घटना को लेकर। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा जुड़ते हैं हमारे संवाददाता अमित कुमार गोपी के साथ। कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। अमित, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक पिता अपनी दोनों बेटियों की जान ले ली? इसलिए बता दें कि कुशीनगर जनपद के शिवरही थाना क्षेत्र के देवनारायण टोला में सोमवार एक पिता अपने नाबालिग बेटे संग मिलकर दो बेटों को लाठी डंडे से मार मारकर मौत के घाट उतार दिया। मिली जानकारी के अनुसार दोनों बानों का गांव के ही दो युवकों के साथ अवैध संबंध था। पिता ने दोनों बेटियों को युवकों से दूर रहने की बात बोली थी, लेकिन पिता ने दोनों युवकों के ऊपर मुकामी थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया था, लेकिन दोनों बहनें अक्सर उन युवकों से मिला करती थी। नाराज पिता ने अपने दोनों बेटों के साथ मिलकर पीट कर मौत के घाट उतार दिया जी, और वहीं से पिता फरार बताए जा रहे हैं। वहीं दोनों नाबालिग बच्चों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। घटना स्थल का पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ वर्मा ने निरीक्षण किया और दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अमित, घटना स्थल पर इस समय हालात कैसे हैं? वहां का पूरा माहौल कैसा नजर आ रहा है? वैसे घटना स्थल पे पुलिस तैनात कर दी गई है ताकि कोई बात विवाद न हो और स्थिति सामान्य बताई जा रही है जी। पुलिस की जांच में अब तक क्या क्या तथ्य सामने आए हैं? पुलिस के जांच में 2 लाठी बरामद हुए जो खून से लथपथ था। वहीं दोनों नाबालिग बेटों को भी पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और भी कपड़े खून से लथपथ मिले हैं। चीज के पर पुलिस तैनात भी है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित। अब रुक करते अगली खबर की ओर। गाजियाबाद से जमीन घोटाले का बड़ा खुलासा सामने आया है, जहां साहिबाबाद थाना पुलिस ने करोड़ों की जमीन को फर्जी दस्तावेजों के जरिए बेचने की साजिश का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में रिटायर्ड लेखपाल समेत कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच में सामने आया है कि पूरा गिरोह पहले जमीन मालिक की जानकारी जुटाता था, फिर फर्जी पहचान बनाकर बैंक खाते और दस्तावेज तैयार करता था। अब इस पूरे मामले में बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतने बड़े फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड कौन है और कैसे ये पूरा नेटवर्क सालों से सक्रिय था। इसी मामले पर क्या खुलासा किया डीसीपी धवल जायसवाल ने, सुनिए इस वीडियो में। क्या था कि एक राजकुमार अग्रवाल उनकी जो लैंड है उसके कागज हासिल कर लिए थे और उस कागज के आधार पे कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार किए, आधार कार्ड तैयार किए, ये सारी चीजें, और थर्ड पार्टी को वो जमीन बेचने के लिए अपना उन लोगों ने प्रयास किया। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जमीन तो राजकुमार अग्रवाल की डॉक्यूमेंट के आधार पे, लेकिन जो जमीन इन्होंने दिखाई वो यशोदा हॉस्पिटल की जो जमीन है वो दिखा दी और उसको बेचने के लिए यशोदा हॉस्पिटल वालों से ही बार्गेनिंग शुरू कर दी। तो मतलब कई लेवल पे इनकी धोखाधड़ी चल रही थी। 1-2 लोगों से इन्होंने पहले भी अटेम्प्ट किया था, उसमें इन लोगों ने उनसे एडवांस पैसे भी लिए थे अपना। तो इस बार ये लोग सारे लोग पकड़ में आए। इसमें
10 लोग शामिल हैं, इसमें एक लेखपाल भी है रिटायर्ड, उसका नाम है सफीर सिंह, यहीं से रिटायर, हाँ लोनी से रिटायर हुआ 31 जनवरी को। ये अच्छा। अपने बार ये है मेट्रो से बाद जो हाँ। इसका विवाद पहले भी चला था, विवाद अलग चीज, इस पर पहले भी धोखाधड़ी का विवाद चला था, सभी तरीके से देखने की कोशिश करी थी, ये शो कंप्लीट करनी थी। नहीं, राजकुमार अग्रवाल जी के एक और इससे पहले एक बार लेकिन डीसीपी के इस बयान के बाद भी कई सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। क्या यह सिर्फ एक गिरोह की साजिश थी या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था? और इस पूरे फर्जीवाड़े की परतें अभी कितनी बाकी हैं जो जांच में सामने आनी है? इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा जुड़ते हैं हमारे संवाददाता प्रवीण मिश्रा के साथ। प्रवीण, इस फर्जीवाड़े की शुरुआत कैसे हुई और पुलिस को सबसे पहला सुराग क्या मिला? देखिए, गाजियाबाद का पूरा मामला है जहां पर एक पूर्व का लेखपाल जो है उसके जरिए इस तरीके से पूरा ये कृत्य किया गया। हालांकि ये लेखपाल था, इसको पूरी जानकारी थी राजस्व के बारे में, किस तरीके से प्रॉपर्टी के दस्तावेज तैयार करने होते हैं, किस तरीके से आधार कार्ड बनाने होते हैं, किस तरीके से बाकी जो कागजात है उनको तैयार करना पड़ता है। उसके बाद ये लेखपाल उन लोगों से मुलाकात करता है जो इस तरीके का फर्जीवाड़ा, मतलब जो लैंड होती है या जो जगह होती है खाली पड़ी है या काफी समय से उसकी कोई देख रेख नहीं करा, तो उस तरीके से उसकी चैन निकाली जाती है, पूरी एक बैंक चैन होती है, उस चैन को निकालकर उसके मालिक से संपर्क होता है, उसी नाम से दस्तावेज तैयार किए जाते हैं जो पहली चेन होती है। उसके बाद इस तरीके का फर्जीवाड़ा लगातार गाजियाबाद में ये पूर्व लेखपाल करता आ रहा था। लेकिन जब इसकी जब जांच हुई, यानी कि जब एक जो तहरीर, मतलब वादी ने तहरीर दी, जो शिकायत करता था वो नोएडा का निवासी था, उसने एक शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने पूरे मामले में जांच गठित की और जांच के बाद ये पूरा इतना बड़ा नेटवर्क खुलकर आया सामने कि करोड़ों रुपए की ठगी ये पहले भी कर चुका था। अभी हाल फिलहाल में पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें ये पूरा खुलासा सामने आया है। अब देखने वाली बात ये भी होगी कि इसके साथ और कितने लोग जुड़े हुए हैं। हालांकि पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया है और 10 लोगों से पूरी पूछताछ की गई है। आखिर किस तरीके से ये और नेटवर्क जो है इनका कितना लंबा है और इसमें कितने और भी लोग जुड़े हो सकते हैं, इसकी भी जांच बारीकी से की जा रही है। जी प्रवीण, जांच में अब तक कितने लोगों की भूमिका सामने आ चुकी है और मास्टरमाइंड कौन बताया जा रहा है? देखिए, मास्टरमाइंड फिलहाल जो मुख्य आरोपी है यानी पूर्व लेखपाल, उसी को ही अभी फ्रंट में लाया गया है। लेकिन बात करें बाकी 10 लोगों की, तो बाकी 10 लोग वो लोग हैं जो फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार करते थे, फर्जी तरीके से जो लैंड होती थी उस लैंड पर उन लैंडों को उपलब्ध कराया करते थे। और इस तरीके से कई ऐसे लोग थे जिनको ये प्रॉपर्टी बेच चुके थे और लगातार कई करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, जो महंगी प्रॉपर्टी होती थी, जो एक रिहायशी एरिया होता था, मतलब हाई प्रोफाइल एरिया, उस जगह की प्रॉपर्टी जो होती थी, उन प्रॉपर्टी को ये लोग दस्तावेज तैयार करके सेल कर दिया करते थे। हालांकि लेखपाल जो है, पूर्व लेखपाल है, राजस्व के बारे में उसको ज्यादा जानकारी थी, इस वजह से वो लगातार इस तरीके के दस्तावेज शुरू से ही इसमें पूरी चैन बनाकर और पूरी तरीके से एक संयोजित तरीके से इसमें पूरे दस्तावेज तैयार करता था। उसके बाद बायर्स को ये वो प्रॉपर्टी बेच दिया करता था। लेकिन जब इस पूरे मामले में एक शिकायत जाती है पुलिस को, तो पुलिस इस पूरे मामले को एक जांच करती है और जांच के बाद ये इतना बड़ा रैकेट जो है वो खुलकर सामने आता है। लेकिन क्या ये गिरोह पहले भी ऐसे जमीन घोटालों में शामिल रहा है? देखिए, पुलिस अभी हर पहलुओं पे जांच कर रही है। अभी जो पूर्व का जो इतिहास है वो अभी निकल कर नहीं आया, लेकिन पुलिस इन सभी पहलुओं पे जांच कर रही है। अब जांच के बाद ही सामने निकल कर आ पाएगा कि आखिर और कहां इसने फ्रॉड किया है और कितने लोगों को अब तक ये चूना लगा चुका है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। हमीरपुर जिले के कुरारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ फार्मासिस्ट मौजूद नहीं था और पूरा काम वार्ड बॉय के भरोसे चल रहा था। मरीजों को दवाइयां भी वार्ड बॉय ही दे रहा था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि दवा वितरण काउंटर पर बैठा स्टाफ काम छोड़कर लूडो खेलता हुआ नजर आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि जब अस्पताल में ही ऐसी लापरवाही हो रही है तो मरीजों को सही इलाज कैसे मिल पाएगा। और अब चलते हैं आखिरी खबर की ओर। दिल्ली में यमुना नदी की सफाई को लेकर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद नदी की हालात में कोई खास सुधार नहीं दिख रहा है। आज भी यमुना में गंदगी, जहरीला झाग और भारी प्रदूषण साफ नजर आता है।
हर बार नई योजना, नई डेडलाइन और बड़े बड़े वादों के साथ सफाई अभियान शुरू होता है, लेकिन कुछ समय बाद हालात फिर वैसे ही हो जाते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी यमुना की स्थिति क्यों नहीं बदल रही। इसी मुद्दे पर दिल्ली सरकार की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए रेखा गुप्ता का ये बयान। से ज्यादा एनजीओ से हम कनेक्ट कर चुके हैं। 14 जून रविवार को मिल करके यमुना के घाटों की सफाई करने का एक बड़ा अभियान लेंगे, जिसमें मैं आमंत्रित करती हूं आप सबको। यमुना की किनारे पर जो गंदगी है उसे हम लोग मिल करके साफ करेंगे। यमुना के अंदर की गंदगी को साफ करने के लिए लगातार सरकार मशीनों के द्वारा, एसटीपी के द्वारा लगी हुई है, पर ये जो घाट जिसके आसपास हमारे जैसे लोग ही गंदगी मचाते हैं, उसको साफ करना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो आप जरूर आइए, मिल करके संडे सुबह लगेंगे इस काम पे। जो भी नियरेस्ट यमुना का घाट आपके यहाँ लगता हो उस पे जुट जाइए सफाई के लिए। सूचना मैंने दी है, किसी और जानकारी के लिए कमेंट करें। तो देखा आपने रेखा गुप्ता ने क्या कुछ कहा है। क्या इस बार यमुना की सफाई सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगी या जमीन पर भी कोई बदलाव दिखेगा, और आगे इस पर क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं।